हेलो बच्चों, आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, रिवीजन भी ऐसे जोरदार तरीके से कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज की पॉडकास्ट सीरीज में हम जैविक वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। तो आराम से तसल्ली से अपने हेडफोन्स को, ईयरफोन्स को या ईयरपॉड्स को कान में डाल लीजिए और मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। हम एनसीईआरटी का पूरा पॉडकास्ट तैयार कर लेंगे। तो बच्चों, जैविक वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो जैविक वर्गीकरण में सबसे पहले पेज पे दे रखा है एरिस्टोटल वैज्ञानिक का नाम। एरिस्टोटल वैज्ञानिक सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण प्रारंभ किया था। उन्होंने पादपों को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स यानी वृक्ष में, झाड़ में और हर्ब्स में विभेदित किया था। और जंतुओं को उन्होंने दो प्रकार से विभेदित किया था। ऐसे जंतु जिनमें लाल रुधिर कोशिका यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वैज्ञानिक की बात करते हैं कैरोलस लिनियस की, जिसने दो जगत वर्गीकरण दिया था। दो जगत वर्गीकरण यानी जिसने पादप और जंतुओं की बात की थी। तो उन्होंने समस्त जीवों को पादप और जंतुओं में विभेदित कर दिया था दो जगत में, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। सबसे पहली कमी यह थी कि उन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं के मध्य विभेदन नहीं किया था। दूसरा, उन्होंने स्वपोषी और विषमपोषी जीवों के मध्य विभेदन नहीं किया था। और तीसरा यह कि उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मध्य विभेदन नहीं किया था। तो ये तीन कमियां थी दो जगत वर्गीकरण की। फिर जो सबसे मान्यता प्राप्त, सबसे मान्य वर्गीकरण जो है वो पांच जगत वर्गीकरण है, जो आर एच विटेकर ने दिया है 1969 में। जो सबसे वर्गीकरण जो हम समझते हैं, जो हम जिसके हम पालना करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो पांच जगत वर्गीकरण है। और पांच जगत कौन कौन से होते हैं? मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, कवक है, पादप है और एनिमेलिया यानी जंतु जगत है। ये पांच जगत वर्गीकरण किस आधार पर किए गए, कौन कौन से लक्षणों के आधार पर किए गए? तो आपको ध्यान में रखना है, कोशिका के प्रकार के आधार पर, काय संगठन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, पोषण के आधार पर, जनन के आधार पर और जैव विकास के इतिहास यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर। तो इन सब वर्गों के, इन सब लक्षणों के आधार पर पांच जगत वर्गीकरण किया गया। एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में हल्का सा छह जगत वर्गीकरण का नाम दे रखा है। छह जगत वर्गीकरण कार्ल वूस ने दिया था और उन्होंने मोनेरा जगत को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में अलग कर दिया था। अब हमको पास ये सब वर्गीकरण के बाद हमको ये सारे जगत की बात करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास मोनेरा जगत आते हैं। मोनेरा जगत में आपको ध्यान में रखना है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स सम्मिलित होते हैं। तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स यानी आर्की जीवाणु, यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सभी के सभी प्रोकैरियोट्स जो हैं, कोशिकीय प्रोकैरियोट्स जो हैं, वो सभी को किस में रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों की, मोनेरा जगत में कोशिका संरचना के रूप से सबसे सरलतम जीव होते हैं, लेकिन उपापचय या पोषण के आधार पर सबसे जटिल प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब आप इसमें हम लोग सबसे पहले आर्की जीवाणु की बात करेंगे, यानी आर्की बैक्टीरिया जो मोनेरा जगत में आते हैं। आर्की जीवाणु सबसे पुराने प्रकार के जीवाणु होते हैं, सबसे प्राचीन प्रकार के जीवाणु हैं। और ये एक ऐसे जीवाणु हैं जो सबके सब प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं, असामान्य आवासों में, प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। और इतने प्रतिकूल आवासों में रहने के लिए या इतने असामान्य आवास में रहने के लिए इनमें अनुकूलन होता है, और वो अनुकूलन इनकी कोशिका भित्ति में देखा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन की परत नहीं होती, स्यूडोम्यूरिन या कूट म्यूरिन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड से बना हुआ। अब ये जो आर्की जीवाणु होते हैं बच्चों, ये इनमें तीन वर्ग होते हैं, तीन उदाहरण होते हैं। मीथेनोजन्स जो मीथेन उत्पादित करने वाले जीवाणु होते हैं, और मीथेन उत्पादित करने वाले आर्की जीवाणु अवायवीय होते हैं। और कहां कहां मिलेंगे? ये आंत में मिलते हैं, यानी अमाशय में मिलते हैं। रूमेंस की, गाय बकरियों की अमाशय या गट में पाए जाते हैं। मार्शी एरियाज, दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अवायवीय एनएरोबिक स्लब डाइजेस्टर्स में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख काम है मीथेन उत्पादित करना, इसलिए इनको मिथेनोजन्स कहते हैं। दूसरे होते हैं बच्चों थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे आर्की जीवाणु हैं जो अत्यधिक अम्लीय वातावरण में और अधिक तापमान 100-125 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में पाए जाते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। और तीसरे होते हैं बच्चों हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स ऐसे आर्की जीवाणु होते हैं जो अत्यधिक लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं। तो ये सभी असामान्य आवासों में पाए जाने वाले आर्की जीवाणु हैं, मिथेनोजन्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और हैलोफाइल्स। और असामान्य आवासों में ये अपने आप को अनुकूलन दर्शाते हैं कोशिका भित्ति के आधार पर। फिर आते हैं बच्चों हमारे पास बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहली चीज आपको बताती है, सबसे
अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जीवाणु हैं। और जीवाणु लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, वायु में है, जल में है, मृदा में है, सभी जगह ये जीवाणु पाए जाते हैं। और आकार के आधार पर, शेप के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। गोलाकार या स्फेरिकल होते हैं जिनको कोकस कहते हैं। रॉड आकार के होते हैं, बेलनाकार, जिसको हम बैसिलस कहते हैं। कॉमा आकार के होते हैं जिसको विब्रियो कहते हैं। और तंतुमय होते हैं यानी स्पाइरल आकार के होते हैं, स्पिरिलियम कहते हैं। तो चार आकार के जीवाणु एनसीईआरटी में दे रखे हैं, चारों के शेप भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जीवाणु जो होता है, जीवाणु का पोषण सबसे विविध है, क्योंकि कोशिकीय संरचना तो सरल है। सरल का मतलब है सारे प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स हैं मतलब इनमें केंद्रक झिल्ली होती नहीं है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। केवल आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में रहता है जिसको केंद्रकाभ कहते हैं। और 27 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए पाया जाता है जिसको प्लास्मिड डीएनए कहते हैं। अब पोषण की बात करें तो सबसे जटिल प्रकार का पोषण या उपापचय जीवाणुओं में मिलता है, क्योंकि जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी कम ही होते हैं, कम होते हैं स्वपोषी, जिसमें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं और रसायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण नाइट्रीफाइंग जीवाणु आपको याद रखना है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में आपको याद रखना है जो साइनो जीवाणु भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल के दो उदाहरण एनसीईआरटी में है, नॉस्टॉक भी दे रखा है, एनाबीना भी दे रखा है। नॉस्टॉक, एनाबीना ये सब यू बैक्टीरिया है, यू जीवाणु है, और इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यू बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया है प्रकाश संश्लेषण दर्शाने वाले, नॉस्टॉक, एनाबीना, इनमें क्लोरोफिल ए भी मिलेगा। फिर इन नीलहरित शैवाल में या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नाइट्रोजन स्थिर करने वाली विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो हेटेरोसिस्ट जो होती है ऐसी विशेष कोशिकाएं हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करती हैं और नीलहरित शैवाल में पाई जाती हैं। फिर अधिकांश जीवाणु जो होते हैं बच्चों, अधिकांश जीवाणु जो हैं वो सब विषमपोषी होते हैं। जब हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़ते हैं ना, तो दूध से दही बनाने वाला जीवाणु जो होता है वो कैसा है, विषमपोषी। वाहित मल के उपचार में जो जीवाणु काम करते हैं वो विषमपोषी। तो अकार्बनिक अम्ल उत्पादित करने वाले जीवाणु होते हैं विषमपोषी। तो अधिकांश जीवाणु जो हैं वो विषमपोषी जीवाणु का उदाहरण है। फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों, जीवाणु जो हैं क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। एक तो वो द्विविखंडन के द्वारा यानी बाइनरी फिशन के द्वारा जनन दर्शाते हैं, तेजी से 2 4 6 8 2 4 8 16 विभाजन करते हैं अलैंगिक जनन से। वास्तविक लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है। वास्तविक लैंगिक जनन क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें मियोसिस तो होता नहीं है, निषेचन नहीं होता है। तो एनसीईआरटी कहती है इनमें एक प्राचीन प्रकार का लैंगिक जनन होता है। प्राचीन प्रकार का लैंगिक जनन का मतलब है वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है। और उसमें क्या होता है, डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में देखा जाता है। कई बार जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो जीवाणु अंतः बीजाणु यानी एंडोस्पोर का निर्माण भी करता है। और जीवाणु को नष्ट करना होता है क्योंकि काफी जीवाणु संक्रामक होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। मानव स्वास्थ्य में हम पढ़ते हैं जीवाणु संक्रामक रोग, टाइफॉइड हो गया, टेटनस हो गया, आपके पास कॉलेरा हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब जीवाणु संक्रामक रोग हैं। तो जीवाणु संक्रामक रोग से निपटने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए हम प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसमें माइकोप्लाज्मा भी आता है। माइकोप्लाज्मा भी मोनेरा जगत में पाया जाता है, लेकिन उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोट या एकमात्र ऐसा मोनेरा जगत का उदाहरण जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है वो माइकोप्लाज्मा होता है। तो माइकोप्लाज्मा है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा जगत में सम्मिलित है, लेकिन उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर ये जो माइकोप्लाज्मा है इनको वृद्धि के लिए कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल्स की जरूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी रह सकते हैं। होते वायवीय हैं लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, मतलब ये विकल्पी अवायवीय होते हैं, जिसको हम फैकल्टेटिव एनाएरोबिक कहते हैं। फिर ये माइकोप्लाज्मा भी रोगजनक होते हैं बच्चों, पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर, मानव के अंदर रोग ही उत्पन्न करते हैं। और माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोराएम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का।
तो ये तो सारी बात किसमें कर रखी है बच्चों, मोनेरा जगत में दे रखी है। मोनेरा के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में सारे के सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट सम्मिलित हैं। तो सारे के सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स किसमें शामिल किए गए हैं, प्रोटिस्टा जगत में। अब प्रोटिस्टा जगत एकमात्र ऐसा जगत है जिसकी सीमाएं या बाउंड्रीज निर्धारित नहीं है। अब सीमाएं निर्धारित क्यों नहीं है, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम जंतु है, क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास हरी शैवाल है यानी पादप है। तो अमीबा पैरामीशियम जंतु होते हुए भी क्योंकि वो एक कोशिकीय यूकैरियोट है, उनको जगह प्रोटिस्टा जगत में दे रखी है। क्लोरेला क्लमाइडोमोनास हरी शैवाल यानी पादप जगत में है, लेकिन फिर भी एक कोशिकीय यूकैरियोट होने के कारण इनको स्थान प्रोटिस्टा जगत में दे रखा है। तो सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, भले ही वो जंतु हो भले ही वो पादप हो, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को किसमें स्थान दिया गया है, प्रोटिस्टा जगत में। अब प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स हैं, तो इनमें विकसित केंद्रक होता है, लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों देखे जाते हैं, गमनांग के रूप में सीलिया फ्लेजिला भी होता है, और सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अब प्रोटिस्टा के अंदर भी हम 5 उदाहरण पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर हम क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ते हैं, यूग्लिनोइड्स पढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ते हैं, और हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। ये पांचों उदाहरण हम प्रोटिस्टा जगत में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो शुद्ध व लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं, और समुद्र में सबसे प्रमुख उत्पादक जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, मुख्य उत्पादक जो हैं वो क्राइसोफाइट्स होते हैं। इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी सुनहरी शैवाल डेस्मिड शामिल होते हैं। खास बात यह है कि ये सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सभी प्रकाश संश्लेषी हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इनकी कोशिका भित्ति विशिष्ट होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सिलिका पाया जाता है, और साबुन के बॉक्स जैसा इनकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और सिलिका होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती, वो विद्यमान रहती है। उसको डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं, और इसे हम आगे चलकर स्टोन पॉलिशिंग में यूज करते हैं, साउंड प्रूफिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और ऑयल के निस्यंदन या फिल्ट्रेशन में इनका यूज किया जाता है। फिर क्राइसोफाइट्स के बाद नेक्स्ट आते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स, द्विकशाभिक। डायनोफ्लेजिलेट्स की खासियत यह है कि ये अधिकांश रूप से लवणीय जल में मिलते हैं, और ये जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं बच्चों, इनमें कोशिका भित्ति सामान्य सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी है। फिर इनके अंदर ये सभी भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सभी प्रकाश संश्लेषी हैं, और इनमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब डायनोफ्लेजिलेट्स की विशिष्ट लक्षण ये होते हैं बच्चों, एक तो इनमें जैव प्रदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस की क्षमता पाई जाती है, ये प्रकाश को एमिट करते हैं, तो ये चमकते हैं, प्रकाश एमिट करते हैं, जैव सदीप्ति या जैव प्रदीप्ति का लक्षण पाया जाता है। उसके अलावा कुछ डायनोफ्लेजिलेट जो होते हैं, इनमें दो, इनके अंदर गोनियोलॉक्स उदाहरण है। गोनियोलॉक्स ही लाल लहरों का, लाल तरंग, रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत तेजी से विभाजन करता है, लाल रंग का होता है, और रेड टाइड्स के लिए गोनियोलॉक्स रिस्पॉन्सिबल है। द्विकशाभिक नाम ही इसलिए इनका क्योंकि इनमें 2 फ्लेजिला होते हैं, दो, एक लंबवत होता है और एक अनुप्रस्थीय होता है। और ये डायनोफ्लेजिलेट जो होते हैं, इनमें से अधिकांश विषाक्त पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं, जो मछलियों को या जलीय जीवों को हानि या मार भी देता है। फिर डायनोफ्लेजिलेट्स के बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों यूग्लिनोइड्स। यूग्लिन आते ही आपको ध्यान में रखना है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति क्राइसोफाइट्स में मिलती थी, सेल्यूलोज और सिलिका से बनी हुई, साबुन के ढक्कन जैसी। द्विकशाभिक डायनोफ्लेजिलेट्स में होती है, सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी हुई। यूग्लिनोइड्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो उनका जो बाह्य आवरण है वो प्रोटीन से बना होता है, जिसको पेलिकल कहते हैं। तो प्रोटीन से बना हुआ आवरण है, पेलिकल है, और ये अधिकांश रूप से शुद्ध जल में पाई जाते हैं यूग्लिनोइड्स। अब यूग्लिना का जो पोषण है वो भी मिश्रित पोषण है। मिश्रित पोषण का मतलब यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में वे प्रकाश संश्लेषी हो जाते हैं, और प्रकाश जब नहीं होता तो वह जंतु जैसे विषमपोषी होते हैं। तो पादप जैसा पोषण भी है प्रकाश संश्लेषी प्रकाश होने पर, और जंतु जैसा पोषण भी है विषमपोषी जब प्रकाश नहीं होता। तो ये जंतु और पादपों के मध्य की कड़ी है। यूग्लिनोइड्स हैप्लॉइड होते हैं बच्चों, इनमें 2 फ्लेजिला होता है, एक बड़ा फ्लेजिला होता है और एक बहुत छोटा फ्लेजिला होता है। और क्योंकि ये शुद्ध जल में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है परासरण नियमन के लिए। फिर यूग्लिनोइड्स के बाद आपके पास नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये मृतोपजीवी प्रोटिस्टा हैं। मृतोपजीवी का मतलब है ये मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण ग्रहण करते हैं, विषमपोषी हैं, मृतोपजीवी हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाते। इनकी मुख्य संरचना में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये जमीन पर चादर के रूप में बिछ जाते हैं, और चादर के रूप में जो इनका कोशिकीय समूह होता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं।
यह प्लाज्मोडियम रेंगता है जमीन पर और मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण ग्रहण करता है। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं या असामान्य अवस्थाएं आती हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में इस प्लाज्मोडियम पर फलनकाय उत्पन्न होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जिनके शीर्ष पर क्या बनते हैं? बीजाणु। अब इन शीर्ष पे जो बीजाणु बनते हैं, बीजाणु के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये वायु प्रकीर्णन द्वारा या वायु के द्वारा प्रकीर्णन दर्शाते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स के बीजाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा। अंत में हमारे पास आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके पास याद रखना है, ये जो प्रोटिस्टा है बिल्कुल जंतु हैं, ये शुद्ध लवणीय जल सभी में पाए जा सकते हैं, काफी मृदा में भी पाए जा सकते हैं। ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, इनको हम गमनांगों के आधार पर, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर भी 4 वर्गों में विभाजित करते हैं: अमीबॉइड, फ्लेजिलेट, सीलिएट्स और स्पोरोजोआ। जिनमें कूटपाद या स्यूडोपोड या गमनांग के रूप में पाया जाता है, उनको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहते हैं, जिसका सबसे कॉमन उदाहरण अमीबा और एंटामीबा है। इनमें जो लवणीय रूप में पाए जाते हैं, लवणीय जल में जो पाए जाते हैं, उनके अंदर सिलिका के आवरण या शेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है बच्चों फ्लेजिलेट्स प्रोटोजोन्स। इनमें फ्लेजिला पाया जाता है गमनांग के रूप में और इसके सबसे प्रमुख उदाहरण होते हैं ट्राइपेनोजोमा। सीलिएट वाले जो प्रोटोजोन्स होते हैं, सीलिया जिसमें पाया जाता है, उसमें प्रमुख उदाहरण होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम की खासियत यह है कि इसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक बड़ा एक छोटा केंद्रक होता है। बड़ा केंद्रक कायिक लक्षणों में काम करता है, छोटा केंद्रक जनन से संबंधित होता है। और चौथा और आखिरी वर्ग होता है स्पोरोजोआ, जिसमें गमनांग नहीं पाए जाते। गमनांग नहीं पाए जाते और इनके जीवन चक्र के दौरान बीजाणु बनते हैं। स्पोरोजोआ इसलिए कहते हैं, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया उत्पन्न करता है। तो ये हमने किसकी बात कर ली? प्रोटिस्टा जगत की बात कर ली। प्रोटिस्टा जगत के बाद नेक्स्ट जगत आता है कवक यानी फंगाई। अब कवक या फंगाई की बात करें तो फंगाई के कुछ विशेष लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। हाँ, लेकिन जहां पर नमी ज्यादा होगी, जल नमी आर्द्रता ज्यादा होगी, जहां पर गर्माहट ज्यादा होगी, वहां पर इनकी वृद्धि ज्यादा होती है। अब ये जो कवक होते हैं बच्चों, फंगाई जो होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। और ये है तो सब यूकेरियोट्स, लेकिन इनमें उत्तक बनने लग जाते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं या ढीले उत्तक इनके अंदर पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। जब हम इनकी आकारिकी की बात करते हैं तो इसमें पतले पतले तंतुमय धागे रूपी संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं हाइफे। और हाइफे का गुच्छा जो है वो मिलकर क्या कहलाता है? माइसीलियम। यह माइसीलियम या हाइफे 2 प्रकार का हो सकता है। सेप्टेट हो सकता है, जिसमें क्रॉस भित्ति होती है, और एसेप्टेट भी हो सकता है, जिसमें भित्ति नहीं होती है। अब ये जो कवक होते हैं बच्चों, इन कवक में जनन किस प्रकार का होता है? तो कवक में कायिक जनन भी होता है, खंडन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा हो सकता है। अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में बीजाणु बनते हैं। बीजाणु 2 तरह के बन सकते हैं बच्चों। एक तो इनके हाइफे के भीतर बनते हैं, जिनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स, चल बीजाणु और अचल बीजाणु कहते हैं। और दूसरे अलैंगिक बीजाणु ऐसे होते हैं जो हाइफे के बाहर श्रृंखला के रूप में बनते हैं, बही जनित होते हैं, जिनको हम कॉनिडिया कहते हैं। फिर इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन की 3 विधि होती है या 3 पद होते हैं। क्योंकि आपको पता है सभी कवक अगुणित होते हैं, तो सबसे पहले इनमें प्लाज्मोगेमी होता है, इनके कोशिका द्रव्य का संलयन होता है। कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, जिसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। उसके बाद डायकैरियन अवस्था बनती है। डायकैरियन अवस्था के बाद आपके पास यहां पर होता है कैरियोगैमी, यानी केंद्रक का संलयन होता है और सिनकैरियन का निर्माण होता है। और उस सिनकैरियन में मियोसिस होता है और मियोसिस से अलग अलग युग्मक बन जाते हैं कवक। अब इसमें याद रखना है बच्चों, पहले प्लाज्मोगैमी था, दूसरा कैरियोगैमी था, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो फाइकोमाइसिटीज वर्ग की कवक होती है, फाइकोमाइसिटीज वर्ग की कवक में प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ होती है। और प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ होती है, इसका मतलब डायकैरियन अवस्था फाइकोमाइसिटीज में नहीं पाई जाती। डायकैरियन अवस्था केवल एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलती है और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं, जब हम कवक की बात करते हैं तो कवक के अंदर 4 वर्ग पाए जाते हैं। और कवक के अंदर इन चारों वर्गों का विभेदन करने के लिए कौन कौन से लक्षण होते हैं? माइसीलियम का प्रकार। तो कवक को माइसीलियम के प्रकार के आधार पर, बीजाणु के प्रकार के आधार पर और फलनकाय के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले आता है निम्न कवक या प्राचीन कवक या आदिम प्रकार की कवक, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है और बहुकेंद्रकीय होता है।
इनके अंदर जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं वो हाइफे के अंदर बनते हैं, अंतःजनित होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु पाए जाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स अलैंगिक बीजाणु। फिर आपको ध्यान में रखना है, इसमें जब लैंगिक जनन होता है तो युग्मक एक प्रकार के एक जैसे हो सकते हैं, समयुग्मी, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, विषम युग्मी या अंडयुग्मी प्रकार का लैंगिक जनन या युग्मक बन सकते हैं। फाइकोमाइसीटीज के सबसे कॉमन उदाहरण होते हैं एल्ब्यूगो। बच्चों, एल्ब्यूगो कैंडिडा है जो व्हाइट रस, सरसों में व्हाइट रस रोग उत्पन्न करता है, मस्टर्ड या सरसों में व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। एल्ब्यूगो के अलावा जो ब्रेड खराब करने वाली कवक होती है, राइजोपस और ब्यूकर, ये भी किसके अंदर आती है? फाइकोमाइसीटीज के अंदर आती है। फिर फाइकोमाइसीटीज के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज कवक को हम सैक फंगाई, थैले जैसी कवक भी कहते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और एक केंद्रकीय होता है। इनके अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो कॉनिडिया के द्वारा होता है। बहिजनित अलैंगिक बीजाणु है जो श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। अब मुख्य लक्षण ये होता है बच्चों कि इनमें आपके पास फलनकाय बनती है और फलनकाय को एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प के अंदर 1 से 4 एस्कस होते हैं और 1 से 4 जो एस्कस होते हैं उनके अंदर लैंगिक बीजाणु बनते हैं, एस्कोस्पोर्स। और एस्कोस्पोर्स भीतर बनते हैं, इसलिए वो अंतःजनित लैंगिक बीजाणु होते हैं। एस्कोमाइसीटीज में बहुत सारी कवक आती हैं। एक कोशिकीय कवक जिसको हम यीस्ट कहते हैं, तो एक कोशिकीय कवक यीस्ट जो है वो एस्कोमाइसीटीज में पाई जाती है। और यीस्ट आपको पता होगा सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी ब्रेड बनाने में भी काम करती है, इसको ब्रूवर्स यीस्ट भी कहते हैं। अल्कोहल बनाने में भी काम करती है, इसको हम ब्रूवर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट दोनों के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एस्परजिलस कवक होती है जिससे सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, वो भी एस्कोमाइसीटीज में होती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से प्राप्त होती है, वो भी एस्कोमाइसीटीज के अंदर आती है। तो न्यूरोस्पोरा कवक जो है जिसपे सबसे ज्यादा जानुवांशिक शोध किया गया है, वो भी एस्कोमाइसीटीज में आती है। तो आपके पास ये सारे के सारे एस्कोमाइसीटीज के उदाहरण हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है बेसिडियोमाइसीटीज क्लब कवक। बेसिडियोमाइसीटीज में भी आपके पास सेप्टेट होता है माइसीलियम, लेकिन एक विशेष प्रकार का डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है। अलैंगिक बीजाणु बेसिडियोमाइसीटीज में नहीं पाए जाते। अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते बेसिडियोमाइसीटीज में, इसका मतलब बेसिडियोमाइसीटीज में अलैंगिक या कायिक जनन खंडन के द्वारा, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा ही होता है। फिर इनके अंदर जो फलनकाय बनती है उसको बेसिडियोकार्प कहते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स जो लैंगिक बीजाणु हैं वो फलनकाय के बाहर की ओर बनते हैं। बहिजनित लैंगिक बीजाणु होते हैं बेसिडियोस्पोर्स जिसे कहते हैं। फिर इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण मशरूम्स होते हैं बच्चों। खाने योग्य मशरूम होते हैं उसको अगेरिकस कहते हैं। जो जहरीले मशरूम होते हैं उनको टोडस्टूल्स कहते हैं। सबसे जहरीला भ्रम पैदा करने वाला मशरूम जो होता है उसको अमेंशिया कहते हैं। उसके अलावा रस्ट कवक होती है जिसको कहते हैं पक्सीनिया। स्मट कवक होती है उस्टिलैगो। लाइकोपर्डॉन, पफ बॉल्स, ये सब आपके पास किसके अंदर आती हैं? बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर आती है। फिर जो अंतिम वर्ग आता है कवक का बच्चों वो ड्यूटेरोमाइसीटीज है। ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम अपूर्ण कवक कहते हैं या फंगाई इम्परफेक्ट कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगा या अपूर्ण कवक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कवक में लैंगिक जनन नहीं देखा जाता, या तो लैंगिक जनन होता ही नहीं है या अभी तक नहीं देखा गया है। तो अगर इनमें लैंगिक जनन हो जाता है या लैंगिक जनन देखा जाता है तो इनको ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकालकर एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में डाल दिया जाता है। फिर इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो कॉनिडिया के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन या अलैंगिक बीजाणु कौन से होंगे? कॉनिडिया। और ये कवक मुख्य रूप से खनिज चक्रण में काम करती है। पारिस्थितिकी के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर इनका प्रमुख काम खनिज चक्रण में होता है। इनके प्रमुख उदाहरण होते हैं बच्चों ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपको याद होगा जिससे साइक्लोस्पोरिन ड्रग प्राप्त होती है, वो इसके अंदर आता है। ऑल्टरनेरिया सोलेनी एक कवक होती है, वो भी इसके अंदर आती है। और आपके पास कोलेटोट्राइकम जो रेड रॉट ऑफ शुगरकेन उत्पन्न करती है, वो भी आपके पास ड्यूटेरोमाइसीटीज का उदाहरण है। तो ये हमने किसकी बात कर ली? कवक की बात कर ली। अब हमारे पास रहते हैं विषाणु या वायरसेस। अब जब हम वायरसेस की बात करते हैं बच्चों तो इंपॉर्टेंट चीज आती है, वायरसेस को किसी वर्ग या किसी वर्गीकरण का हिस्सा नहीं माना गया है। 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। कोशिकीय संरचना इनमें होती नहीं है, इसलिए कोशिका संरचना का भी अपवाद है। तो विषाणु जो है, वायरसेस जो है, वो बेसिकली अविकल्पी परजीवी होते हैं जिनके जो एक न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए या आरएनए, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए होता है और बाहर एक प्रोटीन आवरण होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं।
तो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब वायरसेस के इतिहास की बात कर रखी है बच्चों, क्योंकि इनमें कोशिका संरचना तो है नहीं, तो इनको वायरस का मतलब होता है वेनम, जहर या पॉइजनस फ्लूइड। अब 1898 में आपको या 1892 में इवानोवस्की ने खोज की थी और इनका नाम 1892 में बाइजरनिक 1898 में बाइजरनिक ने दिया था। तो बाइजरनिक ने वायरस नाम आपको दे रखा है और उन्होंने वायरसेस को क्या कहा था? कंटेजियम विवम फ्लूइडम, संक्रामक सजीव द्रव्य नाम कहा था। फिर 1935 में स्टैनले एक साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया और क्रिस्टलीकरण से यह प्रमाणित किया कि वायरसेस का जो बाह्य आवरण होता है वो प्रोटीन से बना होता है। अब जो वायरसेस होते हैं बच्चों, वायरसेस पादप वायरसेस भी होते हैं, जंतु वायरसेस भी होते हैं और जीवाणु को नष्ट करने वाले जीवाणु भोजी भी होते हैं। जो पादप वायरसेस होते हैं उसमें आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से एकल रज्जुक आरएनए होता है। जो जंतुओं को प्रभावित करने वाले विषाणु हैं, जंतु वायरसेस होते हैं, उनमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। आरएनए एकल रज्जुक भी हो सकता है, द्विरज्जुक भी हो सकता है, डीएनए द्विरज्जुक होता है। और जो जीवाणु को नष्ट करने वाले विषाणु है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेजेस, उसमें द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है। फिर पादपों को जब विषाणु संक्रमित करते हैं तो पादपों के अंदर कुछ कुछ प्रमुख लक्षण देखे जाते हैं, जैसे पत्तियां घूम जाती हैं, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो जाती है, येलोइंग ऑफ पत्तियां जो है, पत्तों की शिराएं जो है वो पीली पड़ जाती हैं, उनकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है, संदमित वृद्धि स्टंटेड ग्रोथ होती है और मोज़ेक निर्माण देखा जाता है। तो ये सारे लक्षण पादपों में होते हैं जब उनको विषाणु संक्रमित करते हैं। फिर वायरसेस से भी छोटे, क्योंकि वायरसेस जीवाणु से भी छोटे हैं और वायरसेस जो हैं, ऐसे वायरसेस 1971 में टीओ डाइनर ने एक ऐसे वायरस की खोज की थी जिसमें प्रोटीन आवरण भी नहीं पाया जाता। और जिनमें प्रोटीन आवरण भी नहीं पाया जाता, जो नग्न वायरसेस हैं, जिनमें सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं पाया जाता, उसकी खोज हुई थी, जिनको वायरॉइड्स कहते हैं। तो वायरॉइड्स ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें प्रोटीन आवरण कैप्सिड नहीं होता, केवल आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए है और उसका आणविक भार बहुत कम होता है। और ये भी रोगजनक होते हैं, आलू के अंदर पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज नाम का रोग उत्पन्न करते हैं। ये वायरॉइड्स हैं। फिर आते हैं बच्चों हमारे पास प्रायोन्स। प्रायोन्स प्रोटीन से बने हुए संक्रामक पदार्थ होते हैं, केवल प्रोटीन से बने हैं, इनमें और कुछ नहीं होता। और ये मैड काउ डिजीज, तंत्रिका तंत्र, जंतु हो या मानव हो, उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो मैड काउ डिजीज, कुरु डिजीज, क्रुट्सेफर जेकब डिजीज नाम के रोग ये प्रायोन्स उत्पन्न करते हैं, प्रोटीन से बने हुए संक्रामक पदार्थ। अंत में इस चैप्टर में बच्चों लाइकेंस की बात कर रखी है। लाइकेंस जो है वो बेसिकली एक सहजीवी संयोजन है, एक सहजीवी थैलस है जो किससे मिलकर बना है? कवक और शैवाल से मिलकर बना है। शैवाल वाला भाग को हम क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट, और कवक वाले भाग को कहते हैं माइकोबायोन्ट। कवक सामान्यतः एस्कोमाइसिटीज की होती है, शैवाल सामान्यतः नीलहरित शैवाल या हरी शैवाल होती है। जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, कवक जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है और जल और खनिज का अवशोषण करने में काम करता है। ये लाइकेंस का जो थैलस है बच्चों, ये लाइकेन सबसे प्रमुख रूप से पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान ये सबसे पहली जाति है जो आकर स्थापित होती है और ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक का मतलब है ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए जहां जहां सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है वहां पर ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉडकास्ट हमने जैविक वर्गीकरण के सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में थे वो देख लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।